तो हेलो एवरीवन, मैं हूं मनीषा बाकोलिया और आप हैं मेरे साथ हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी संकल्प पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी संकल्प पे आपको मिलते हैं लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स के डिटेल नोटिफिकेशन एनालिसिस, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न एंड मेनी मोर। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी संकल्प के साथ। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ डीआरडीओ की स्पेशल रिक्रूटमेंट के बारे में नोटिफिकेशन, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है डीआरडीओ के थ्रू। तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट यानी कि सेप्टम, स्क्रेटनाइज, एक्चुअलाइज, रिकॉग्नाइज ह्यूमन पोटेंशियल। सेप्टम जो होता है डीआरडीओ में, कैंडिडेट्स के टैलेंट को चेक करके उनको रिक्रूट किया जाता है ऑन द पोस्ट, ऑन द डिफरेंट पोस्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पे 1061 वैकेंसीज जो है डीआरडीओ ने हाल ही में सितंबर में निकाली है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स भी हैं, आप उनको भी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी, यानी कि इस रिक्रूटमेंट के लिए जो आपकी क्रूशियल डेट रहने वाली है, कि जो आपकी एलिजिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होने वाली है, दैट विल बी 7 दिसंबर 2022। 7 दिसंबर ही लास्ट डेट भी है एप्लीकेशन के लिए, और ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके 7 नवंबर 2022 से स्टार्ट हो चुकी है सुबह 10 बजे से, और इसकी जो क्लोजिंग डेट रहने वाली है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, ये 7 दिसंबर 2022 शाम के 5 बजे तक रहने वाली है। आपका जो टेंटेटिव डेट है टायर 1 का, जो कि सीबीटी रहने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है, ये आपका अनाउंस कर देगी डीआरडीओ ऑन डीआरडीओ की वेबसाइट। तो आप डीआरडीओ की वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहना। बाकी आपको मैं भी बता दूंगी कि कब इसके एग्जाम होने वाले हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की। तो डीआरडीओ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ काम करता है, इसके अंडर काम करता है, और ये पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है डीआरडीओ फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट बैटलफील्ड्स। हमारी जो बैटलफील्ड सिस्टम है पूरे इंडिया की, उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए डीआरडीओ पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है फॉर द नेशन फोर्सेज, जैसे कि आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। तो यहाँ पे कुछ पोस्ट है, हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है डीआरडीओ की तरफ से। तो चलिए बात करते हैं आगे डीआरडीओ की इस वैकेंसीज के अंदर क्या क्या पोस्ट रहने वाली है, क्या असेंशियल क्वालिफिकेशन रहने वाली है, और क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहेगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, 1.1 पे असेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्रूटमेंट यानी कि EQR एंड अदर असेंशियल क्वालिफिकेशन OER, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपकी असेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्रूटमेंट है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, कैंडिडेट मस्ट हैव अक्वायर्ड द EQR एज ऑन क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी एंड अदर असेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट। यानी कि जो भी आपकी असेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है एंड बाकी की जो भी असेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो क्रूशियल डेट से पहले पहले की होनी चाहिए, उसके बाद की नहीं होनी चाहिए। Those awaiting result of the final examination as on crucial date of eligibility for the prescribed qualification are not eligible and hence should not apply। अगर कोई भी कैंडिडेट जो क्रूशियल डेट के अंडर उसके डॉक्यूमेंट्स लाए नहीं करते हैं, तो वो एलिजिबल नहीं है इसमें अप्लाई करने के। तो आइए बात करते हैं हम यहाँ पे पोस्ट कोड आपका 0301। पोस्ट नेम है आपकी जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर यानी कि JTO, जिसका पे लेवल 6 रहने वाला है। यानी कि आपकी जो इनिशियल सैलरी होगी वो ही काफ़ी अट्रैक्टिव है। आपकी इनिशियल सैलरी 35,400, और इसमें साथ साथ आपके कुछ अलाउंसेस भी होंगे। अलाउंसेस मैं सभी के साथ में आगे जाके आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो आपकी ये मिनिमम सैलरी है, और इसमें जब आपके DA TA सब मिल जाएंगे तो आपकी सैलरी और इंक्रीज हो जाएगी, और आपकी ये सैलरी 1,12,400 रुपये तक रहेगी आगे जाके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपके असेंशियल क्वालिफिकेशन और अदर असेंशियल रिक्वायरमेंट्स है, इसमें JTO यानी कि जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए आपको मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी और इंग्लिश,
अगर आप हिंदी में मास्टर डिग्री करते हो तो आपको हिंदी एक कंपलसरी सब्जेक्ट उसके अंदर चाहिए। सॉरी, अगर आप इंग्लिश में अपनी मास्टर डिग्री करते हो तो आपको हिंदी उसके अंदर कंपलसरी सब्जेक्ट चाहिए। और अगर आपने हिंदी में अपनी मास्टर डिग्री करी है तो आपको इंग्लिश एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट आपके डिग्री लेवल के अंदर चाहिए। अगर ये नहीं तो इसके अलावा आपको एक और ऑप्शन दिया गया है, दैट इज मास्टर डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट में आपको मास्टर डिग्री किया होना चाहिए, और विद हिंदी एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड एग्जामिनेशन विद इंग्लिश एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। यानी कि आपने जो कोर्स किया होगा ये आपका हिंदी में होना चाहिए, आपने हिंदी मीडियम में किया होना चाहिए, एंड उसके साथ साथ इसी सब्जेक्ट में, इसी मास्टर डिग्री के अंदर आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए कंपलसरी, वो इंग्लिश रहना चाहिए। और आप इसके साथ साथ देख सकते हैं, अगर आपके पास मास्टर डिग्री इस तरीके से नहीं है तो आपके पास अगर बैचलर डिग्री है विद हिंदी और इंग्लिश उसके अंदर एज अ मेन सब्जेक्ट रहा है, या फिर आपके आइदर ऑफ द टू एज मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन, इन दोनों में से कोई भी एक मीडियम रहा है एग्जाम का और दूसरा आपका मेन सब्जेक्ट रहा है, तो प्लस आप क्या कर सकते हो, रिकॉग्नाइज डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन। अगर आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट है ऑफ ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी एंड इंग्लिश, या फिर इंग्लिश टू हिंदी, यानी कि हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करना या इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन करना, इसका आपका डिप्लोमा होना चाहिए विद 2 ईयर एक्सपीरियंस, या फिर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो एज लिमिट है 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए आपकी, मतलब 30 साल से कम एज होनी चाहिए। और ये ग्रुप बी क्लासिफिकेशन की जॉब है, तो काफ़ी अच्छी जॉब है, काफ़ी अच्छी सैलरी है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है, तो आई थिंक आप लोगों को इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में, जो कि है जिसका पोस्ट कोड है 0401। 0401 इसका आपका पे लेवल 6 ही रहेगा, जो कि आपका JTO के लिए था। ये है स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 इंग्लिश टाइपिंग के लिए। इसके अंदर आपको जो असेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए ये है बैचलर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और अदर रिक्वायरमेंट आपको जो चाहिए उसमें आपको डिक्टेशन चाहिए 10 मिनट की, 100 वर्ड्स पर मिनट की, और ट्रांसक्रिप्शन आपको 40 मिनट्स की देनी है, और ये इंग्लिश में होगी और कंप्यूटर के ऊपर ही होगी। इसके लिए भी आपकी जो एज है 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, और ये भी आपकी ग्रुप बी की पोस्ट है। तो आगे हम बात कर लेते हैं, ये हमारी दोनों हो गई है लेवल 6 की, पे लेवल 6 की दोनों पोस्ट। आगे बात करते हैं थर्ड जो पोस्ट है 0501 स्टेनोग्राफर ग्रेड 2। ऊपर वाली ग्रेड 1 थी, ये ग्रेड 2 है, इसके भी इंग्लिश टाइपिंग होगी। ये पे लेवल 4, यानी यहाँ पे आपकी जो इनिशियल सैलरी होगी वो 25,500 रुपये होगी। इसके अंदर आपके TADA मिला के अप्रॉक्स 40,000 तक आपकी सैलरी हो जाएगी, और आपकी जो मैक्स टू मैक्स सैलरी रहेगी इस पोस्ट के ऊपर वो रहेगी 81,100 रुपये। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। असेंशियल क्वालिफिकेशन, तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए जो आपको असेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए, ये चाहिए आपको सीनियर सेकेंडरी किसी भी बोर्ड और यूनिवर्सिटी से पास किया हुआ, यानी कि 12th क्लास आपको कंप्लीट किया होना चाहिए। साथ ही साथ आपका एक स्किल टेस्ट नॉर्म होगा जिसमें आपकी डिक्टेशन होगी 10 मिनट की, जिसमें आपको 80 वर्ड्स पर मिनट लिखने हैं, यानी कि 10 मिनट में आपको 800 वर्ड्स की डिक्टेशन कंप्लीट करनी है। साथ ही आपकी ट्रांसक्रिप्शन होगी ऑफ 50 मिनट्स, और ये कंप्यूटर के ऊपर ही होगी, इंग्लिश में होगी, और इसकी आपकी एज लिमिट 18 से 27 साल रहने वाली है। ग्रुप सी की आपकी ये पोस्ट है, तो ग्रुप सी की क्लासिफिकेशन है इस पोस्ट की। चलिए आगे बढ़ते हैं, जस्ट वेट फॉर अ वाइल। हाँ, आगे बात करते हैं पे लेवल 2, यानी कि डिफरेंट लेवल पे DRDO ने ये पोस्ट निकाली है, रिक्रूटमेंट निकाली है। तो हमने अभी बात करी लेवल 6 और लेवल 4 की जितनी पोस्ट है उनकी। अब हम बात करेंगे पे लेवल 2 की। पे लेवल 2 की आपकी बेसिक सैलरी रहेगी 19,900 रुपये, और TADA मिला के आपके अप्रॉक्स से 25,000 तक तो हो जाएगी। साथ ही आपकी इसकी जो मैक्सिमम सैलरी रहेगी ये 67,200 रुपये रहेगी, 63,200 रुपीज़। तो पे लेवल के लिए हम जितने भी पोस्ट के बारे में बात करेंगे उनकी क्लासिफिकेशन ग्रुप सी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पोस्ट कोड 0601 जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए इंग्लिश टाइपिंग के लिए है। यहाँ पे आपको 12th क्लास या फिर इक्विवेलेंट ऑफ 12th क्लास जो है चाहिए एज असेंशियल क्वालिफिकेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी।
साथ ही आपको एक स्किल टेस्ट देना पड़ेगा ऑन कंप्यूटर, जिसमें आपको इंग्लिश टाइपिंग देनी है @30 वर्ड्स पर मिनट, और आपको टाइम अलाउ किया जाएगा 10 मिनट्स का, यानी कि आपको टाइपिंग में 350 वर्ड्स लिखने हैं, और 35 वर्ड्स पर मिनट जो होंगे आपके ये इस स्पीड के अकॉर्डिंग होंगे, 10500 kbph के अकॉर्डिंग होंगे, और की डिप्रेशन आपका रहना चाहिए एवरेज ऑफ 5 कीज का। साथ ही साथ इसमें अगर मैं एज लिमिट की बात करूँ तो आप जैसा कि स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए के लिए आपको जो एज चाहिए वो रहेगी 18 से 27 साल के बीच, और ये ग्रुप सी की क्लासिफिकेशन वाली जॉब है, जैसा कि मैंने आपको बताया। पे लेवल 2 के लिए आपकी ग्रुप सी की ही सारी जॉब है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, जो कि 0602 जिसका पोस्ट कोड है, और ये है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। तो ऊपर भी एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट थी और यहाँ भी एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है, बट फर्क इतना है, ऊपर इंग्लिश के लिए थी, अभी हिंदी के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें भी आपको 12th क्लियर करना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल आपको कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही आपको यहाँ पे इंग्लिश की जगह हिंदी टाइपिंग करने, और आपके जो वर्ड्स रहेंगे 30 वर्ड्स पर मिनट रहेंगे, यानी कि आपको 300 वर्ड्स लिखने हैं 10 मिनट के अंदर। और यहाँ पे आपके जो 30 वर्ड्स पर मिनट जो होंगे वो 900 kbph के अकॉर्डिंग रहेंगे, और ऑन एवरेज आपकी 5 की डिप्रेशन होनी चाहिए ईच वर्ड्स पे। तो आगे हम देख सकते हैं बिटवीन 18 to 27 ईयर्स की आपकी ये एज लिमिट रहने वाली है फॉर दिस पोस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पोस्ट कोड है आपका 0701, जो कि स्टोर असिस्टेंट ए इंग्लिश टाइपिंग का है। इसके अंदर भी आपको एक मिनट, हाँ, इसके अंदर भी आपको 12th क्लास पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, और साथ में आपको इंग्लिश टाइपिंग चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट की। इसके आपको जो टाइम दिया जाएगा 10 मिनट का दिया जाएगा। इसके लिए भी आपकी जो एज रहेगी वो 18 to 27 ईयर्स रहनी चाहिए। आगे अगर हम स्टोर असिस्टेंट 8 हिंदी टाइपिंग की बात करें तो उसके लिए आपको हिंदी टाइपिंग चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट की। मतलब सेम जो हमारी ऊपर वाली एक पोस्ट थी ये एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, सेम है स्टोर असिस्टेंट की के लिए भी। तो यहाँ पे भी आपकी जो एज लिमिट है 18 से 27 साल होनी चाहिए, इनके बीच ही रहनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोस्ट कोड, वेट, हाँ, नेक्स्ट हम बात करेंगे पोस्ट कोड 0801 सिक्योरिटी असिस्टेंट ए की, जिसके अंदर आपकी 12th क्लास पास होनी चाहिए, या कोई भी इक्विवेलेंट आपने कोर्स किया होना चाहिए 12th क्लास का, रिकॉग्नाइज्ड एनी बोर्ड और यूनिवर्सिटी। और आपका जो अगर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए वो अवॉर्डेड होना चाहिए बाय द आर्म फोर्सेज इन द केस ऑफ एक्स सर्विसमैन। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको आर्म फोर्सेज के थ्रू उसका सर्टिफिकेट मिला होना चाहिए। इसके अंदर आपकी फिजिकल फिटनेस की कैपेबिलिटी चेक करी जाएगी, क्योंकि आपकी ड्यूटी सिक्योरिटी की है। साथ ही आपकी जो एज लिमिट रहेगी 18 से 27 साल रहने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं व्हीकल ऑपरेटर। यहाँ पे आपका जो पोस्ट कोड है 0901, आपको यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड पास करना है, और आपकी सैलरी मैं आपको बता चुकी हूँ लेवल 2 की रहेगी। इसके अंदर आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए फॉर 2 और 3 व्हीलर्स, 2 या 3 व्हीलर वाला, और लाइट या फिर हेवी व्हीकल किसी का भी आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। साथ ही साथ आपको मोटर मैकेनिज्म की नॉलेज होनी चाहिए, ताकि अगर कुछ भी डिफेक्ट होता है व्हीकल के अंदर तो कैंडिडेट उसको रिमूव कर सके। और आपके पास मोटर कार को ड्राइव करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए एटलीस्ट ऑफ 3 ईयर्स। इसके लिए आपकी जो एज है वो 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 27 साल से कम या 27 साल तक रहनी चाहिए। देन नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की 1001 पोस्ट कोड, दैट इज़ फायर इंजन ड्राइवर ए। इसके अंदर भी आपको 10th क्लास यानी मेट्रिकुलेशन लेवल पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। इसके अंदर भी आपको वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए फॉर द 2 और 3 व्हीलर्स, लाइट या फिर हैवी व्हीकल का। नॉलेज ऑफ ट्रैफिक रेगुलेशन, जो आपके ट्रैफिक के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, आपको उनकी नॉलेज होनी चाहिए। फिजिकल फिटनेस एंड कैपेबिलिटी फॉर स्ट्रेनियस ड्यूटीज़, आपको आप अलग अलग जगह पे ड्यूटी कर सकें, आपके पास इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, आप फिजिकल फिट होने चाहिए। और आपकी जो एज लिमिट रहेगी फॉर द पोस्ट फायर इंजन ड्राइवर, दैट इज़ 18 to 27 ईयर्स, 18 से 27 साल।
नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट कोड की, 1101 फायरमैन। तो यहाँ पे जो आपकी पोस्ट कोड फायरमैन है, इसके लिए आपको सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी 10th पास होना चाहिए और स्टैंडर्ड पास अंडर 10+2 सिस्टम रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। इसके लिए आपको फिजिकल फिट होना है ताकि आप अलग अलग ड्यूटीज़ को भी परफॉर्म कर सके। आपके अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर सके, क्योंकि फायरमैन का काम काफ़ी कह सकते हैं कि काफ़ी स्टेमिना चाहिए आपको, एकदम चटकी चाहिए आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये इसकी जो आपकी एज लिमिट रहेगी 18 से 27 साल रहेगी। तो अब हम बात कर लेते हैं क्या क्या कितनी वैकेंसीज हैं कौन सी कैटेगरी के लिए सभी पोस्ट में। तो अभी हमने सारी पोस्ट की असेंशियल क्वालिफिकेशन जानी है। आगे हम बात करेंगे क्या क्या आपकी वैकेंसीज हैं किस पोस्ट के अंदर। तो देखिए 0301 जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर यानी जेटीओ के लिए जो आपकी एससी की कोई वैकेंसी नहीं है, एसटी की 1, ओबीसी की 3, ईडब्ल्यूएस की 0, अनरिजर्व कैटेगरी की 29 और इस तरीके से टोटल वैकेंसीज जो आपकी जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की है वो 33 हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 इंग्लिश टाइपिंग के लिए जो टोटल वैकेंसीज है 215 है और यहाँ पे यूआर की काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसीज दी हुई है 146। इवन अगर मैं कंपेयर करूँ जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर जेटीओ से तो यहाँ पे एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस इन सभी में वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा है एज अ कंपेरिजन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 जो कि आपकी 0501 ये इंग्लिश टाइपिंग, यहाँ पे आई थिंक हिंदी टाइपिंग था, ये बाय मिस्टेक इन्होंने कुछ गड़बड़ हो गई होगी। हाँ, तो यहाँ पे आपकी जो टोटल पोस्ट है ये 123 है। एंड अगर मैं बात करूँ एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की टोटल 250 पोस्ट है। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हिंदी टाइपिंग के लिए यहाँ पे 12 वैकेंसीज हैं और स्टोर असिस्टेंट इंग्लिश टाइपिंग की यहाँ पे 134 वैकेंसीज हैं। आगे बात करते हैं स्टोर असिस्टेंट हिंदी टाइपिंग के लिए आपकी 4 वैकेंसीज हैं एंड सिक्योरिटी असिस्टेंट की 41 वैकेंसीज हैं। व्हीकल ऑपरेटर की 145, फायर इंजन ड्राइवर ए की 18 और फायरमैन की 86 वैकेंसीज हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं टोटल जो आपकी वैकेंसीज हैं वो 1061 वैकेंसीज है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डीआरडीओ ने हाल ही में 1061 पोस्ट के रिक्रूटमेंट निकाली है। चलिए एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट आपकी एज एन क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। एंड ये कुछ कोड्स हैं आपके पोस्टिंग स्टेशन के, जैसे कि अगर आप आगरा में पोस्टेड होते हो तो आपका कोड रहेगा A1, अहमदनगर के लिए A2, अंबरनाथ के लिए A3, बालासर के लिए 1, बेंगलुरु के लिए B2, भुवनेश्वर के लिए B3। इस तरीके से आपकी ये कोड्स है फॉर द पोस्टिंग स्टेशन। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपकी जो सैलरी रहेगी उसके अंदर कुछ रेम्यूनरेशन एंड सर्विस कंडीशन जो है आपको प्रोवाइड की जाएगी फ्रॉम डीआरडीओ, जिसके अंदर आपके डीएनएस अलाउंसेज, हाउस रेंट अलाउंसेज, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेज, लीव ट्रेवल कंसेशन, मेडिकल फैसिलिटीज एंड सीएसटी फैसिलिटीज एंड अदर अलाउंसेज एडवांस एज पर एक्सटेंड आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल के अकॉर्डिंगली पे की जाएगी। इसके साथ साथ कैंडिडेट्स को एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको पेंशन भी प्रोवाइड की जाएगी आफ्टर योर रिटायरमेंट। बाकी ये आप पीडीएफ के अंदर पढ़ लेना, मैं पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी नोटिफिकेशन की। आपकी जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, मेडिकल फिटनेस के अंदर आपको गुड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ चाहिए, फ्री फ्रॉम एनी फिजिकल डिफॉर्मिटी विच में इंटरफेयर इन इनएफिशिएंट डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको चाहिए अगर आप एक सर्विसमैन हो तो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लेना प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हो रिजर्वेशन रिलैक्सेशन बेनिफिट्स भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं डीआरडीओ की तरफ से, जो भी कैंडिडेट एससी एसटी ओबीसी से है। तो ये भी आप एक बार देख लेना कि कितना आपको एक्सटेंशन दिया जा रहा है, रिलैक्सेशन बेनिफिट दिया जा रहा है, रिजर्वेशन भी दिया जा रहा है।
आगे बात कर देते हैं फीस के बारे में। तो फीस जो आपकी रहेगी, एप्लीकेशन फ़ी, आपका जो पेमेंट रहेगी ऑनलाइन रहेगी। एप्लीकेशन फ़ी आपकी 100 रुपये रहेगी। और जो भी SC ST PWBD और एक्स सर्विस मैन वाले कैंडिडेट्स हैं वो एग्जेम्प्टेड रहेंगे फ्रॉम द फीस, उन्हें कोई भी फ़ी पे नहीं करनी है। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन। आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे दिया हुआ है 2.5 पे एज रिलैक्सेशन, तो आप इसको पढ़ लेना। फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप हमसे क्वेरीज डाल सकते हो ऑन कमेंट सेक्शन, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे पूछ लेना। बाकी आप लोगों के साथ हमने व्हाट्सएप लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, तो आप उसके ऊपर भी हमें मैसेज कर सकते हो। देन ये आपकी एग्जामिनेशन सिटीज़ रहने वाली है फॉर द टायर 1 CBT टेस्ट के लिए, जिसमें आपकी आगरा, अहमदाबाद, औरंगाबाद, बैंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, कोयम्बटूर, देहरादून, दिल्ली NCR एंड गोरखपुर, गुवाहाटी एंड ग्वालियर, हैदराबाद, इम्फाल, ईटानगर, जबलपुर, जयपुर, जम्मू, जोधपुर, इस तरीके से आपकी 41 जो है सिटीज़ DRDO जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा। साथ ही आपको अप्लाई कैसे करना है वो भी आपको सेक्शन 3 के अंदर दिया हुआ है। रिजेक्शन क्राइटेरिया आपका क्या रहेगा, किस किस ग्राउंड पे आपको रिजेक्ट कर सकते हैं, वो भी इसके अंदर प्रॉपर तरीके से मेंशन है। सबसे पहले EQR, देन आपका अगर आपने कोई भी इनकम्प्लीट या पार्शियली फिल किया है एप्लीकेशन के अंदर तो भी आपको हटाया जा सकता है। और आपके जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन एंड एडमिट कार्ड है ये आपको DRDO की साइट पे देखने को मिल जाएंगे। और एडमिट कार्ड आपको पोस्ट के थ्रू नहीं भेजे जाएंगे, आपको DRDO की इस वेबसाइट के थ्रू ही देखना पड़ेगा। और एग्ज़ाम के 2 वीक पहले टेंटेटिव जो है ये आपको बता रहे कि 2 वीक पहले आपको एडमिट कार्ड वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे। चलिए, एप्लीकेशन फॉर मल्टीपल पोस्ट भी आप देख सकते हैं कि जो कैंडिडेट है अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 पोस्ट कोड शुड सबमिट देयर एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट सेपरेटली। आपको अगर एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपको हर एक पोस्ट को अलग से अप्लाई करना पड़ेगा और हर एक पोस्ट के लिए आपको अलग से फ़ी देनी पड़ेगी। देन आपका टायर 2 जो कि आपका स्किल टेस्ट या फिर फिजिकल फिटनेस या कैपेबिलिटी टेस्ट हो सकता है, वो भी इसके अंदर मेंशन है कि क्या क्या रहने वाला है किस पोस्ट के लिए। चलिए आगे बात करते हैं फिजिकल मेजरमेंट की। फिजिकल मेजरमेंट यहाँ पे आपको दिया हुआ है हाइट विदाउट शूज। जो मेल्स हैं उनकी हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर कम से कम, और फीमेल्स की 157 सेंटीमीटर। चेस्ट क्राइटेरिया यहाँ पे मेल के लिए रखा गया 81 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए चेस्ट क्राइटेरिया अब होता ही नहीं है, पहले होता था बहुत पहले। चलिए, मिनिमम चेस्ट एक्सपेंशन जो आपको चाहिए वो 5 सेंटीमीटर का चाहिए। वेट जो मेल को चाहिए मिनिमम 50 kgs एंड फीमेल्स के लिए 45 kgs। देन फिजिकल डिफॉर्मिटी के लिए अंदर आपके बॉल लेग्स, नॉक नीज, फ्लैट फुट ये आपको आउट कर सकते हैं। मैक्सिमम रिलैक्सेशन जो आपको मिलेगी हाइट के अंदर 2.5 सेंटीमीटर हाइट की मिलेगी। चेस्ट के अंदर आपको अगर आप बिलोंग करते हो किसी हिली एरिया से तो अलाउ कर सकते हैं। देन मेडिकल स्टैंडर्ड हम देख लेते हैं। जो आपका विजन होना चाहिए आई का वो 6/6 का होना चाहिए बिना किसी सर्जरी के। देन आपका नियर विजन जो होना चाहिए वो नॉर्मल होना चाहिए बट विद करेक्शन फॉर पर्सन अबव 40 ईयर्स ऑफ द एज। देन आपकी दोनों आई जो है पूरी तरीके से विजन करनी चाहिए एंड आपको नाइट या कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट अगर हम देखें PET तो यहाँ पे मेल एंड फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है फिजिकल का। तो मेल्स को यहाँ पे 1600 रनिंग करनी है, यानी कि 1600 मीटर की रनिंग करनी है 7 मिनट के अंदर। काफ़ी अच्छा टाइम दिया है दिल्ली पुलिस के अकॉर्डिंग, तो आई थिंक ये तो आप कर ही लोगे अगर आपका CBT निकल गया तो। ठीक है, और आपको वेट उठाना है 63.5 kgs का 183 मीटर्स मतलब आपको लेके चलना है वेट को 96 सेकेंड्स के अंदर। ये फायरमैन पोस्ट के लिए ही है। और 3 मीटर आपको वर्टिकल रोप क्लाइंबिंग करनी है, यानी कि आपकी हाई जंप रहने वाली 3 मीटर
और 20 सिटअप्स करने हैं, वाओ वेरी इजी। 20 सिटअप्स करने हैं। देन आपको 2.7 मीटर वाइड डिच एंड लैंडिंग ऑन द बोथ फुट, यानी कि आपको लॉन्ग जंप करनी है 2.7 मीटर की। इसके लिए आपको 3 चांस दिए जाएंगे। ओके, देन हम बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। फीमेल कैंडिडेट्स को 800 मीटर रनिंग करनी है 5 मिनट में। ये टाइम अगर दिल्ली पुलिस वाले दे देना तो बाय गॉड मतलब मोस्टली लड़कियां निकाल ही लेंगी। ठीक है, देन आप ओहो एक और चीज़ है, गर्ल्स के लिए यहाँ पे आपको वेट उठा के चलना है 63.5 kgs का। फीमेल्स को 183 मीटर तक आपको लेके चलना है 96 सेकेंड्स के अंदर। ये जो फायरमैन पोस्ट के लिए फीमेल्स अप्लाई करेगी उनके लिए है। साथ ही आपको जो हाई जंप करनी है 2.5 मीटर की करनी है। 15 सिटअप्स होंगे, 15 सिटअप्स कर लो या फिर लॉन्ग जंप कर लो 2 मीटर की। ठीक है, इसके लिए भी आपको 3 चांसेस दिए जाएंगे। देन इसके अलावा आपको अदर रिलैक्सेशन दिया गया है 10% का रिलैक्सेशन फॉर द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड फॉर द कैंडिडेट हैविंग एज मोर देन 40 ईयर्स। अगर कोई भी 40 साल से ऊपर का है तो उसको 10% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। देन सिलेक्शन प्रोसेस हम देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस आपको पता है, टायर 1 आपका सीबीटी होगा। देन आपका टायर 2 जिसमें आपका स्किल या फिर फिजिकल फिटनेस टेस्ट, कैपेबिलिटी टेस्ट होगा। तो अब हम बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न की। तो जब हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे टायर 1 जो कि आपका सीबीटी होगा, इसके अंदर आपके पोस्ट कोड है, पोस्ट कोड 0301 के लिए। ये आप देख लेना क्योंकि अभी मुझे नाम याद नहीं है। ठीक है, 40 क्वेश्चंस रहेंगे ऑन जनरल हिंदी, 40 क्वेश्चंस ऑन जनरल इंग्लिश। इसके अलावा जो भी आपकी पोस्ट कोड्स थी 04010, 501, 0601 से लेके 1101 के लिए, इनके 75 क्वेश्चंस रहने वाले ऑन द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल इंग्लिश। तो दोनों के लिए मतलब इस पोस्ट के लिए भी और इन सभी पोस्ट के लिए भी आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा। मैक्सिमम मार्क्स आपके ये वाले रहेंगे, मतलब टोटल जितने आपके क्वेश्चंस होंगे उतने ही आपके मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे। तो पेपर इन्होंने इतना टफ नहीं रखा, आप कर सकते हो। देन आपका नेक्स्ट रहेगा स्किल फिजिकल फिटनेस एंड कैपेबिलिटी टेस्ट, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ क्या क्या रहने वाला है। साथ ही आपका एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहेगा फॉर द पोस्ट 0301। 0301 में आपका कोई भी फिजिकल या स्किल टेस्ट नहीं है, इसलिए इन्होंने एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रखा है जिसमें आपको ट्रांसलेशन करना है और ऐसे करना है। तो ट्रांसलेशन एंड ऐसे आपका जो रहेगा ये 200 मार्क्स का रहेगा। एंड आपकी जो ड्यूरेशन रहेगी एग्ज़ाम की 120 मिनट्स रहेंगी, यानी कि 2 घंटे आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए। देन आगे बात कर लेते हैं। हाँ, प्रोविजनल सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए आपको जो मिनिमम मार्क्स चाहिए वो है 40% फॉर द अनरिजर्व्ड ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस एंड 35% फॉर एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स इन दी टायर 1। देन टायर 2 के अंदर आपको आप देख सकते हो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो टायर 2 के अंदर चाहिए दैट इज 40% इन फॉर यूआर एंड ओबीसी एंड 35% फॉर एसटी एंड एससी जेटीयू पोस्ट के लिए। ओके ठीक है, तो ये सारी चीज़ है। टाई केस अगर हो जाता है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया रहने वाला है वो भी इन्होंने मेंशन कर दिया है। तो फ्रेंड्स ये थी सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट सेप्टम डीआरडीओ की वैकेंसीज रिक्रूटमेंट्स के बारे में। टोटल 1061 रिक्रूटमेंट्स है। तो जो भी इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आता है वो इसके लिए ज़रूर अप्लाई करे। फॉर्म भरते टाइम, अप्लाई करते टाइम अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, कोई भी इशू होता है तो आप हमारे साथ शेयर करना, हम आपके सभी इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ अगर आप किसी भी पेपर के लिए तैयारी कर रहे हो और आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो जस्ट सेंड इट ऑन आवर व्हाट्सएप, जो कि जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आप वहाँ पे हमें पूछ लेना, हमारी टीम पूरी तरीके से कोशिश करेगी आपके सभी डाउट्स को सॉल्व करने की। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन फॉर द डीआरडीओ रिक्रूटमेंट्स, जिसमें आपकी टोटल 1061 पोस्ट हैं। तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। साथ ही साथ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, हमारे कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन करें। कोई भी डाउट रहता है तो विदाउट एनी हेजिटेशन हमें कमेंट सेक्शन के अंदर, इंस्टाग्राम पेज के ऊपर या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर
7678456740 के ऊपर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, बट प्लीज़ कॉल मत करना। अगर आपको कॉल करना है तो आप उसमें मैसेज कर दीजिएगा, हमारी टीम आपको कोशिश करेगी कॉल अटेंड करने की। हम कोशिश करेंगे खुद ही आपको कॉल कर लें। तो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।